जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नए क्लास में, जो कि भारत के संविधान से संबंधित है। आज हम आप लोग को बताएंगे भारत के संविधान के अति महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो हमारी पॉलिटी की क्लासेज आती थी वो रेगुलर आएंगी। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 1। इसके तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 1 के तहत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है हम लोग का अनुच्छेद 2। इसके तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना के बारे में बताया गया है, अर्थात विदेशी धरती से जो भी भूमि अर्जित किए जाएंगे वो अनुच्छेद 2 के तहत अर्जित किए जाएंगे, तथा जो भी विदेशी कोई भी देश भारत में प्रवेश करता है तो उसका क्षेत्र अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 3। इसके तहत नए राज्यों का निर्माण तथा उसके वर्तमान सीमा क्षेत्र तथा उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसा हमने आपको बताया। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। इसके तहत है अनुच्छेद 14 के तहत है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता कहा जाता है, इसका अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। इसके तहत अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के तहत प्रारंभ में कुल 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया था। अब मूलतः अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं, जिसमें है पहला है व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अनुच्छेद 19 ख में है अनुच्छेद 2। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 19। इसके तहत प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 19 को हटा दिया गया है, तथा अब जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, अब मूलतः 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शेष रह गई हैं। तो आइए उसको जानते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो सबसे पहला है 19 का में व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। अनुच्छेद 19 ख में है किसी भी व्यक्ति को सभा आयोजित सभा एकत्र कर सकता है। अनुच्छेद 19 ग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 घ में है किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर भारत के पूरे किसी भी राज्य या किसी भी स्थान पर भ्रमण करने की आज़ादी है। 19 अंग में है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी निवास कर सकता है, और 19 के अंतर्गत है कि वह कहीं भी व्यापार कर सकता है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 20। इसमें अनुच्छेद 20 में अपराधी के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को
उस अपराध के लिए उसी समय के कानून से उसे सज़ा दी जाएगी जो अपराध करते समय कानून उस अपराध के लिए बनाया गया था। अगला हम लोग का है दूसरा है दोहरे दंड से प्रावधान, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी। अगला है कि स्वयं के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 21। इसके तहत है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें कहीं भी विदेश घूमने का भी अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का तो अधिकार है परंतु मरने का अधिकार नहीं है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 1। इसके तहत भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। अगला अनुच्छेद था अनुच्छेद 2। इसके तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 के तहत है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों में उसके नामों में परिवर्तन तथा सीमाओं क्षेत्रों में परिवर्तन। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। इसके तहत विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अगला अनुच्छेद है 18। इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की अब स्वतंत्रताएं रह गई हैं। पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं, जिसमें पहला है कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, दूसरा है सभा आयोजित करने की, तीसरा है संघ बनाने की। फिर हम लोगों ने पढ़ा चौथा किसी भी भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में घूमने या उसे टहलने की आज़ादी है। अनुच्छेद फिर 19 के अगला हम लोगों ने पढ़ा था आज्ञा के तहत कि वह किसी भी स्थान पर जीवन यापन के लिए अपना निवास कर सकता है। फिर अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था छ तो निकाल दिया गया है। 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह व्यापार करने का उसको आज़ादी है, किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की आज़ादी है। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 20। इसके तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार से प्रावधान किया गया है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को उसे उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो उस अपराध को करते समय वह बनाया गया था कानून। अगला हम लोगों ने पढ़ा कि दोहरे दंड से प्रावधान, अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। फिर अगला अनुच्छेद हम लोग का है 21। इसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पानी पाने का अधिकार, स्वच्छ वायु पर्यावरण पाने का अधिकार, उसे विदेश जाने का अधिकार तथा कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें जीवन जीने का अधिकार तो है परंतु मरने का अधिकार नहीं है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 22। इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी जानने का कारण बताना, जो भी व्यक्ति उसे गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा, लेकिन आते और जाते समय को छोड़कर। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 23। इसके तहत मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। इसके तहत कारखानों आदि के संबंध में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत ही 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों या जोखिम भरे किसी भी क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात 24 के तहत 14 वर्ष के बालकों के लिए है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। इसके तहत अंतःकरण और धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के आबाद
रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। एक अनुच्छेद हम भूल गए, अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत शिक्षा पाने का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसे जोड़ा गया 21 का, जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है हम लोग का अनुच्छेद 29। इसके तहत है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। इसके तहत अल्पसंख्यक के बारे में ही 29 भी है। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार के रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही कोई भी व्यक्ति इन अपनी मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला अनुच्छेद है 39 का। इसके तहत यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 39 तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद है 40। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि किस कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे 24 घंटे के अंदर अपने नज़दीकी जिला मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाने के बारे में बताया गया है, आने जाने के समय को छोड़कर। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 23। इसके तहत मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें 14 वर्ष से कम बालकों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 25। इसके तहत अंतःकरण के और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 29। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 30। इसके तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 तहत अगला अनुच्छेद है 32। इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं तथा जो कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उपबंध किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। इसके तहत कृषि और पशुपालन का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 44। इसके तहत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पूरे को। तो सबसे पहला है भारत। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन तथा उनके नाम में परिवर्तन। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद अगला है अनुच्छेद 17। इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जो कि प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। पहला है अनुच्छेद 19 का में है किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 ख में है कि व्यक्ति को सभा करने की छूट है बिना हथियार के। फिर 19 ग में है किसी व्यक्ति को संगठन बनाने का अधिकार है। 19 घ में है व्यक्ति को किसी भी स्थान पर भ्रमण करने का अधिकार है। फिर 19 अंग में है वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। 19 च जो कि निष्कासित कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था। फिर 19 छ है व्यक्ति को कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है। फिर अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 20, इसके तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान किया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपराध, इसमें 3 प्रकार के से अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को उसे उसी कानून के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा जो अपराध करते समय उस अपराध के लिए कानून बना था। अगला है कि दोहरे दंड से प्रावधान, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। फिर अगला हम लोगों ने देखा तीसरा है कि स्वयं के विरुद्ध अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर अगला हम लोगों ने अनुच्छेद देखा अनुच्छेद 21, इसके तहत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला जैसे है कि मानव को स्वच्छ वायु तथा पर्यावरण, दूसरा है कि विदेश जाने की उसका अधिकार है, उसे जीवन जीने का तो अधिकार है किंतु उसे मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इसमें। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके पश्चात यदि वह अपने मनपसंद वकील को चुन सकता है, उसे 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाना होगा जो व्यक्ति गिरफ्तार करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, इसके तहत है मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, इसके तहत है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम बालकों का जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, इसके तहत है अंतःकरण और धर्म और अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, इसके तहत है अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, इसके तहत है शिक्षा संस्थाओं और शिक्षा संस्था तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद है 32, इसके तहत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। अगला अनुच्छेद है 39 का, इसके तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और तथा वन्य जीवों के रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49, इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, इसके तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 51, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि की बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, इसके तहत मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 48 के तहत है कि
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के तहत है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के तहत है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, इसके तहत मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आइए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 50, इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53, इसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56, इसके तहत राष्ट्रपति की कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता है तब तक उसका कार्यकाल बना रहता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57, इसके तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है कि इसकी पुनः चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 60, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। जैसा कि शायद आप लोग को पता होगा कि प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है, परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ के प्रावधान के बारे में वहाँ पे नहीं बताया गया है। तो उसी के क्रम में कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा। फिर अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान के बारे में। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। आइए उसके बाद फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 58 में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद है 51 का, इसमें है मूल कर्तव्य के बारे में, जो कि स्वर्ण सिंह की समिति पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे लेकिन बाद में 11 हो गए हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, इसके तहत बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 56 में प्रावधान किया गया राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगा, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए प्रतिज्ञान, अर्थात पुनर्निर्वाचन के लिए पुनः क्या पात्रता होगी। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आइए अभी इस तरफ देखते हैं। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति द्वारा सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन, जो कि लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अगला अनुच्छेद है 80, इसके तहत राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि अनुसूची 3 में प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उसमें प्रावधान नहीं दिया गया है। तो उसी क्रम में उपराष्ट्रपति के शपथ का तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, इसके तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद है 79, इसके तहत संसद के गठन के बारे में बताया गया है। संसद जो कि
लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद है 80, इसके तहत राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 81, इसके तहत लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद है 85, इसके तहत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 100, इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को जब बराबर कोई बिल पारित किया जाता है, यदि वोट बराबर हो गए हैं तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है, किंतु वह यदि उसके विरुद्ध बिल पेश किया जाता है तो वह उस स्थिति में वोट नहीं दे सकता है। फिर अगला अनुच्छेद है 108, इसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन यह सिर्फ सामान्य बैठक बुलाता है। यह अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला अनुच्छेद है 110, इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 111, इसके तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 112, इसके तहत वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। यदि अगर क्वेश्चन पूछे बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा, यदि विकल्प में दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाना है, और यदि अगर इनमें से कोई नहीं दिया है और अनुच्छेद 112 दिया है तो 112 सही होगा। आइए इसके एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 85 में है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 100 में है कि बराबर के मत होने पर लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, किंतु वह यदि उसके खिलाफ बिल पेश किया जाता है तो इस स्थिति में वह मत देने का पात्रता नहीं होगा। अनुच्छेद है 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अर्थात राष्ट्रपति 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, किंतु वह इसकी अध्यक्षता 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला अनुच्छेद है 110, इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला अनुच्छेद है 111, इसके तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 112, इसके तहत वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट का कहते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। आइए इसके एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69, इसके तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, इसके तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अगला अनुच्छेद है 80, जो कि राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान करता है। अगला अनुच्छेद है 81, इसके तहत लोकसभा के संरचना के बारे में प्रावधान करता है। अगला अनुच्छेद है 85, इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन कर सकता है। अगला अनुच्छेद है 100, अनुच्छेद 100, इसके तहत बराबर मत होने पर लोकसभा के अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है 108, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला अनुच्छेद है 110, इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला अनुच्छेद है 111, इसके तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 112, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं, उसकी प्रावधान किया गया है, जिसे वित्तीय विवरण कहते हैं। आइए उसके बाद फिर से पूरे को रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अगला अनुच्छेद है 50, इसके तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, जिसको हम लोग कार्यकाल कहते हैं। अगला अनुच्छेद है 57, इसके तहत पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आइए अभी इस तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 79 है
संसद के गठन के बारे में, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर तथा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अगला अनुच्छेद है 80, इसके तहत राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। 80 के तहत राज्यसभा की संरचना के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 100 के तहत है लोकसभा में बराबर की मत होने पर लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत है साधारण बिल पर अगर बात नहीं बनती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वह राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला अनुच्छेद है 110, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला अनुच्छेद है 111, इसके तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 112, इसके तहत वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 116 है, इसके तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवानुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक तथा अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवा अनुदान के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 117, इसके तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अनुच्छेद 112 के तहत वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 123, इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि संसद सत्र में न हो, यानी संसद न चल रही हो, तो उस समय अध्यादेश लाकर कोई भी बिल पारित कर सकता है। इसका यह उसी प्रकार मान्य होगा जिस प्रकार से संसद पास करती है। तो इसके तहत है अनुच्छेद 123 के तहत है संसद के विश्रांति काल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अगला अनुच्छेद 124, इसके तहत उच्चतम न्यायालय के गठन तथा स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 127, इसके तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आइए उसके बाद फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अगला अनुच्छेद 116, इसके तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवानुदान के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 117, इसके तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अगला अनुच्छेद है 123, इसके तहत संसद के विश्रांति काल के समय राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला अनुच्छेद है 124, इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद 127, इसके तहत तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आइए इसके आगे अनुच्छेद है 129, इसके तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 131, इसके तहत उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है अनुच्छेद 143, इसके तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला अनुच्छेद है 148, इसके तहत भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला अनुच्छेद है हम लोग का अनुच्छेद 153, इसके तहत कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल के बारे में। अगला अनुच्छेद है हम लोग का अनुच्छेद 160, इसके तहत कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 160 के तहत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद है 129, इसके तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 131, इसके तहत उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 143, इसके तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अगला अनुच्छेद है 148, इसके तहत भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला अनुच्छेद है 153, इसके तहत राज्यों के लिए राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद 160 है, इसके तहत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का
बारे में बताया गया है। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, 116 में है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान अथवा अपवानुदान, 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। किंतु 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला अनुच्छेद है 153, इसके तहत राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 160 के बारे में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। आइए अब इस तरफ देखते हैं। तो अनुच्छेद 161 में है क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई, लेकिन इसे मृत्युदंड की शक्ति के बारे में नहीं इसमें बताया गया है। इसमें किसी भी सजा को कम करने की प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 163, इसके तहत राज्यपाल की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है, उसी प्रकार 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 74 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 165, इसके तहत राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 76 में भारत सरकार का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 243 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल की शक्ति। हम लोगों ने 123 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में बताया गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। इसमें अनुच्छेद 215 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 226 का कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 226 का कुछ रीट निकालने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है 239, इसके तहत संघ राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है हम लोग का अनुच्छेद 239 का इसके यह दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अगला अनुच्छेद है 248, इसके तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद आइए इसको फिर से रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, किंतु मृत्युदंड के विषय में इसे प्राप्त नहीं है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 163, इसके तहत राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 165, इसके तहत राज्यों का एक महाधिवक्ता होगा। फिर अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 213, इसके तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 214, इसके तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 215, इसके तहत उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का स्थान बताया गया था। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 226, इसके तहत कुछ रीट को निकालने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है 239, इसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 239 का इसमें दिल्ली के विषय में विशेष उपबंध किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 248, इसके तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। आइए इसको फिर से पूरे को रिकॉल करते हैं। तो 114 में है विनियोग विधेयक, 216 में है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान या अपवानुदान, 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुदान, 123 में है संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक
या आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को है, परंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला अनुच्छेद है 148। इसके तहत भारत के महालेखक नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला अनुच्छेद है 153। इसके तहत राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 160। इसके तहत कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है हम लोग का 161। इसके तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला अनुच्छेद है हम लोग का 163। इसके तहत राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला अनुच्छेद है 165। इसके तहत राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अगला अनुच्छेद है 213। इसके तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला अनुच्छेद है 214। इसके तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 215। इसके तहत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 226। इसके तहत कुछ रीट उच्च न्यायालय को निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला अनुच्छेद है 239। इसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 239 का इसके तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 248। इसके तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 249। इसके तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है यदि राष्ट्रीय हित में हो। अगला अनुच्छेद है हम लोग का 253। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। अगला अनुच्छेद है 262। इसके तहत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 263। इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में बंद किया गया है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। अगला अनुच्छेद है 280। इसके तहत वित्त आयोग के बारे में गठन के बारे में बताया गया है। इसको फिर से रिकॉल करते हैं तो अनुच्छेद 249 में है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है यदि वह राष्ट्रीय हित में है। अगला अनुच्छेद है 253। इसके तहत अंतर्राज्यीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगला अनुच्छेद है 262। इसके तहत अंतर्राज्यीय नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अगला अनुच्छेद है 263। इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अर्थात 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। अगला अनुच्छेद है 280। इसके तहत वित्त आयोग के गठन के बारे में है। अगला अनुच्छेद है 312। इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 324। इसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें दिया है कि निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित है। अगला अनुच्छेद है 330। इसके तहत लोकसभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों में आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए इसके एक बार रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है यदि वह राष्ट्रीय हित में है। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 253। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगला अनुच्छेद है 262। इसके तहत अंतर्राज्यीय नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा था 263। इसके तहत अंतर्राज्य परिषद के उपबंध में है अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा 263 के तहत किया जाता है। अगला अनुच्छेद है 280। इसके तहत वित्त आयोग के गठन के बारे में है। अगला अनुच्छेद है 312। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 324। इसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित है। अगला अनुच्छेद है 330। इसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है 332। इसके तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के
सीटों के आरक्षण के बारे में है। अगला अनुच्छेद है 338, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में है। अगला अनुच्छेद है 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अगला अनुच्छेद है 338 ख, इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अगला अनुच्छेद है 343 में संघ राजभाषा के बारे में बताया गया है। आइए फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा 338, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में है। अनुच्छेद है 338 का, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा 338 का, इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे 102वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है 343, इसमें संघ राजभाषा के परिभाषित किया गया है। अगला अनुच्छेद है 351, इसके तहत हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, इसके तहत राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा भारत में सैन्य विद्रोह या बाह्य आक्रमण की दशा में लगाया जाता है। अगला अनुच्छेद है 356, इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला अनुच्छेद है 356, इसके तहत वित्तीय आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 368, इसके तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए उसके एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो अनुच्छेद 343 में है संघ राजभाषा। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए उद्देश्य या निर्देश। अगला अनुच्छेद है 352, इसके तहत राष्ट्रीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक सैन्य विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। अगला अनुच्छेद 356, इसके तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला अनुच्छेद है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 368, इसके तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आइए उसके को फिर से रिकॉल करते हैं। 349 में है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है यदि राष्ट्रीय हित में हो। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा 253, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगला अनुच्छेद है 262, इसमें अंतर्राज्यीय नदी दोनों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 263, इसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति 263 के अनुच्छेद के तहत करता है। अगला अनुच्छेद है 280, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 330, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा 338, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हम लोगों ने 338, इसमें 338 खम, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 343, इसमें संघ राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 352, इसमें राष्ट्रीय आपात दिया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला अनुच्छेद है 356, इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला अनुच्छेद है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला अनुच्छेद है 368, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और अपने मित्रों को भी भेजें। जय हिंद।